तो दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा क्या पूरा जो चैप्टर है दोस्तों ये टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, इसको मेजर करने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको टेम्परेचर बोला जाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये एक सुपरफिशियल लेवल की डेफिनेशन बोल सकते हो आप। मतलब कि ये मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है। माइक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ऊपर की लेवल की डेफिनेशन है ये। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को डीप में समझना है तो आपको दोस्तों उसकी माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन आपको समझनी होगी। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है दोस्तों, मॉलिक्यूलर लेवल पे टेम्परेचर का मतलब क्या है। ओके, मॉलिक्यूलर लेवल की डेफिनेशन क्या है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी भी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ के मॉलिक्यूल पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल की डेफिनेशन क्या है देखिए। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे दोस्तों टेम्परेचर का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल घट रही है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज एक रूम है दोस्तों, इस रूम के अंदर एयर है तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, जो मूव कर रहे होंगे रैंडमली इधर उधर। ओके, तो मान लेते हैं सपोज इस रूम का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कम है मतलब स्पीड क्या होगी दोस्तों, कम। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही कम स्पीड से इधर उधर मूव कर रहे होंगे अगर टेम्परेचर कम है तो। इसी रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं अगर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है फास्ट मूवमेंट करना शुरू करेंगे। ओके, तो गैस के केस में, एयर के केस में दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं। वैसे ही दोस्तों लिक्विड के केस में भी सेम होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी फ्री टू मूव होते हैं। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो ये बहुत ही कम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ये फास्ट मूवमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो गैसेस और लिक्विड के केस में ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, सेम ही वर्किंग होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। ओके, लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक कॉपर है। ओके, एक सॉलिड है। ठीक है, कॉपर के जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दोस्तों ये मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, ये अपने जगह पर फिक्स होते हैं, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड होता है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। इस वजह से इनके बीच बॉन्ड होता है और ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि कॉपर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो एटम्स है ये अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। ये अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर हो गया अब 90 डिग्री सेल्सियस, तो जब इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये इनकी वाइब्रेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, मतलब ये अब फास्ट वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसके आगे भी क्या होता है ये आपको समझाया है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होता है, जैसे जैसे ये कॉपर का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हो तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस पर ये कॉपर पहुंच गया। तो इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट करेगा। ये इतने हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है इस टेम्परेचर पे कि इनका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। पहले जो बॉन्ड स्ट्रांग था वो वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक होने की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट 1056 डिग्री होगा शायद। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये कॉपर मेल्ट हो जाता है। ओके, मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ये जो वाइब्रेट कर रहा था ये बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट कर रहा था यहाँ पर, और इनका जो बॉन्ड है वो वीक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, मान लेते हैं कि ये पहुँच गया 2500 डिग्री सेल्सियस पे। इस पॉइंट पे अब ये यहाँ पर तो फ्री टू मूव है, मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स मूव कर रहे होंगे यहाँ पर। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से ये मूव कर रहे होंगे। ओके, सो 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना स्पीड बढ़ जाता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये जो सरफेस के जो एटम्स है ये अपनी जगह छोड़ के, मतलब इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ओवरकम करके ये भाप बनकर उड़ जाते हैं ऊपर। ओके, मतलब ये बॉयल होना शुरू होता है। ओके, ठीक है,
तो वापस यहाँ से बताता हूँ, देखिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो अपनी जगह पे धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये फास्ट वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने पर ये इतने तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे कि इनका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते गए 2500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि ये इनकी काइनेटिक एनर्जी, अब ये मूव कर रहे हैं इधर उधर, लिक्विड है तो ये काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये यहाँ पर आने पर ये इसको छोड़ के, मतलब ये जो को इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ओवरकम करके भाप बन के उड़ जाते हैं, मतलब यहाँ पे वेपर बननी शुरू होंगी कॉपर की। ठीक है, कुछ इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड में फ़र्क आता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो बाद में एक और बार मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों। टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, मतलब ये जो होता है अगर किसी भी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है, इतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है दोस्तों ये है केल्विन। ओके, तो फिर इसका डायमेंशन क्या हुआ? देखिए केल्विन में देखिए लेंथ नहीं है तो L0, मास नहीं है M0, टाइम नहीं है T0, लेकिन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हम K से दिखाते हैं डायमेंशन के अंदर, सो K⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको टेम्परेचर क्या होता है इसकी आइडिया लग चुकी है। बात करते हैं दोस्तों हीट के बारे में। हीट क्या होती है? तो हीट क्या होती है, हीट को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर वर्क क्या होता है इसको समझना होगा। तो वर्क क्या होता है दोस्तों? क्या वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है? वर्क क्या एनर्जी है दोस्तों? वर्क ये एनर्जी नहीं है, वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वर्क जो है दोस्तों ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये मोड मतलब एक वे है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो। ओके, सो वर्क क्या है दोस्तों? ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसको हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी हम मान लेते हैं अब 0 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपको इसके अंदर एनर्जी डालनी है तो आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा। आपने क्या किया है, इसको ऊपर उठाया, आपने इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, तो आपने इसके ऊपर क्या किया, आपने इसके ऊपर वर्क किया। तो इसके अंदर क्या आ गई दोस्तों? इसके अंदर आ गई एनर्जी। ओके, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो कि हम mgh बोलते हैं। ओके, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई mgh से। क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर एनर्जी क्यों आई? क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया है, तो आपने इसके अंदर एनर्जी डाली है वर्क का यूज़ करके। ओके, तो वर्क एक रास्ता है जिसके थ्रू हम एनर्जी को डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। वैसे ही दोस्तों हीट जो है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, हीट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ओके, तो ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा होता है दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे पढ़ा रहे होते हैं कि हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और बहुत सारे सेंटेंसेस भी ऐसे बनाए हुए होते हैं कि हमें हीट जो है ये एनर्जी लगती है। लेकिन हीट जो है दोस्तों ये एनर्जी नहीं है, हीट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हीट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, ये भी एक रास्ता है जिसके थ्रू आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होता है ये, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है इसीलिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो उसको हम वर्क बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो उसको हम हीट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों? इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। टेम्परेचर कम है मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आपको इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, मतलब इसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, तो आप हीट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हीट का यूज़ करने के लिए आप टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करोगे, मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाना होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप जा करके इसको रख दोगे गैस के ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया, आप इसको गैस के ऊपर रख दिया आपने। ये मान लेते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसके थ्रू गई दोस्तों? ये हीट के थ्रू गई। ये वर्क के थ्रू गई क्या? नहीं, ये हीट के थ्रू गई, ये एनर्जी हीट के थ्रू गई। ठीक है, तो जैसे जैसे दोस्तों ये जितने ज़्यादा देर तक इसके कांटेक्ट में रहेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसका टेम्परेचर हो जाएगा 40, फिर 50, इसका टेम्परेचर तो कम नहीं हो रहा है, इसका 100 ही है, तो 50, 60, 70, 80 ऐसे ऐसे करते इसका टेम्परेचर एक पॉइंट पे आकर इसका भी टेम्परेचर 100 हो जाएगा। तो जिस टाइम पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, तब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र या फिर हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा, आप बोल सकते हो। और उस कंडीशन को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है और उन दोनों के बीच अब कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसको आसान भाषा में हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज़ आप चाय बना रहे हो। आपने क्या किया, एक पैन लिया, इस पैन के अंदर पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लोगे। इस पानी का टेम्परेचर हम एज्यूम करते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके। अब आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, इसको हीट देनी होगी मतलब आपको इसको ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाना होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। मान लिया आपने गैस पर रखा या फिर आपने इसको इलेक्ट्रिक जो ओवन होता है उसके ऊपर रखा जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है मतलब इनके जो एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन पे क्या होता है कि ये जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये फास्ट मूवमेंट कर रहे होते तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ये इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, ये आराम आराम से मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो फास्ट मूवमेंट है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है स्ट्राइक होने के बाद इनको मिल जाएगी। ओके। इस तरीके से दोस्तों ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनको मिलती है और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना भी शुरू हो जाता है। तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होता है मतलब इनका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा। जब इसका टेम्परेचर 70 है तब भी एनर्जी ट्रांसफर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। इसका टेम्परेचर 80 होगा, एनर्जी ट्रांसफर कंटिन्यू है। इसका टेम्परेचर जब 90 डिग्रीज रहेगा फिर भी एनर्जी ट्रांसफर होगा हीट के थ्रू। ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट पे इस चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी 100, इसका टेम्परेचर भी 100, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है यहाँ पर। इस कंसेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि आपने क्या किया दोस्तों, आपने क्या किया, ये चाय गर्म हो गई 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपने क्या किया, इसको कप में डाल दिया। ठीक है। इस कप में अब चाय है जिसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। और बाहर यह एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम एज्यूम करते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। एनर्जी हमेशा दोस्तों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करती है। यहाँ पे देखिए एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करेगी। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी दोस्तों, क्या ये कप ऑफ टी जो है ये इस पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती दोस्तों, क्योंकि ये बहुत, देखिए पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ओके, निग्लिजिबल बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगी। ओके। और इसका टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। इसका टेम्परेचर कब तक घटेगा, जब तक इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। ओके। तो जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों, क्या होगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी दोनों सिस्टम्स और अब कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप कप ऑफ टी रखते हो, ज़्यादा गर्म जो होती है, थोड़ी देर के बाद वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, मतलब अपने जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आ जाती है। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हीट और वर्क जो होता है ये समझ में आ चुका है दोस्तों। हीट और वर्क जो है ये सिमिलर फिनोमिना है। ओके। हीट और वर्क जो है ये सिमिलर फिनोमिना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों यूनिट क्या हुआ, वर्क का यूनिट क्या होता है दोस्तों, वर्क का यूनिट होता है जूल। तो हीट का यूनिट भी क्या होगा दोस्तों, हीट का यूनिट भी होगा जूल। हीट का जो ऐसा यूनिट है वो होगा जूल। ठीक है। जूल मतलब क्या होता है दोस्तों, जूल मतलब होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मतलब क्या होता है, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये मीटर। तो यहाँ पे देखिए जूल का डायमेंशन क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, देखिए एल एम टी फॉर्मेट में क्या होगा, मीटर रेस टू 2, सो एल रेस टू 2, एम रेस टू यहाँ पर के जी रेस टू 1 है, यहाँ पे सेकेंड रेस टू 2 है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे -2 होगा। सो L2m1t-2 इज़ द यूनिट, इज़ द डायमेंशन ऑफ हीट। ओके। तो जूल दोस्तों ऐसा यूनिट है हीट को मेजर करने का। ठीक है। आपको पता है दोस्तों CGS यूनिट क्या है, हीट को मेजर करने का CGS यूनिट है अर्ग। और ये जूल और अर्ग के बीच एक रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ओके। तो ये CGS यूनिट हुआ, ये हुआ दोस्तों SI यूनिट। एक और यूनिट है दोस्तों जिसको कि हम कैलोरी बोलते हैं। ठीक है। तो एक कैलोरी इज इक्वल टू, आपको पता होना जरूरी है, ये है दोस्तों 4.184 जूल। क्लास 8 में आपने ये पढ़ा हुआ है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। तो अगर आपको हीट कैलोरी में देते हैं उसको सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, इसका हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।